हेलो बच्चों, आज हम जिस किताब के साथ आपके पास आए हैं वह है समाचार पत्रों की कहानी, जो चंचल सरकार के द्वारा लिखी गई है। यह किताब समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर की हिस्ट्री, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में बात करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। तो चलिए इस किताब के ज़रिए हम जानते हैं समाचार पत्रों के बारे में। शुरुआत करते हैं हम भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास से। हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। ओके, चलो देखते हैं किताब क्या कहती है। भारत में छपाई और वितरण का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। यद्यपि मोहनजोदाड़ो में प्राप्त मोहरों और चट्टानों पर खुदी अशोक की राजाज्ञाओं में मौखिक शब्दों के माध्यम से जानकारी देने के अलावा अन्य साधनों द्वारा जानकारी देने की भावना बीज रूप से मौजूद थी, परंतु यहाँ छपाई प्रेस जैसी कोई चीज़ विकसित नहीं हुई। यद्यपि ठप्पे से कपड़े पर छपाई करने का काम बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है, लेकिन संचार और छपाई के बीच यहाँ कोई संबंध नहीं बन पाया। जरूरी खबरें हरकारों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी और चारण घूम घूम कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में विचारों का प्रचार करते थे। मुगल काल में शाही दरबार में समाचार लेखक हुआ करते थे, जो सल्तनत के महत्वपूर्ण अधिकारी समझे जाते थे। वे बादशाह को साम्राज्य के दूर दराज क्षेत्रों की स्थिति से अवगत कराते रहते थे। भारत में छपाई का काम 1550 में शुरू हुआ, जब पुर्तगाली जेसुइट मिशनरियों ने यहाँ पर पहले छपाई के प्रेस का आयात किया। इससे 300 वर्ष से भी पहले यूरोप में छपाई की तकनीक की खोज हो चुकी थी। वे लोग इस प्रेस में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए धार्मिक पुस्तकें और पर्चे छापा करते थे। आरंभिक समाचार पत्र अंग्रेजों द्वारा मद्रास को प्रेसिडेंसी बनाए जाने के बहुत बाद में निकले। वे दूरी पर स्थित दो चौकियों के बीच देश के विभिन्न भागों की स्थिति की जानकारी के आदान प्रदान के लिए निकाले जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का समय साहसिकता का समय था, जब विदेशी इस देश में अपना भाग्य आजमाने आए। उनमें से एक था जेम्स ऑगस्टिन हिकी, जिसने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइज़र का प्रकाशन शुरू किया। इस पत्र में धृष्टतापूर्वक अपने को एक राजनीतिक और व्यावसायिक साप्ताहिक घोषित किया, जिसके दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं, लेकिन किसी से भी प्रभावित नहीं है। लेकिन हिकी ने इस साप्ताहिक पत्र में व्यावसायिक और सरकारी समाचारों के साथ साथ जो विज्ञापन छापने शुरू किए, वे सरकार को पसंद नहीं आए। फलस्वरूप 2 वर्ष बाद हिकी को जेल की सज़ा दे दी गई। इन्हीं दिनों अन्य समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू हुआ, लेकिन सरकार इन पर हमेशा कड़ी नज़र रखती थी और अक्सर समाचार सेंसर कर दिए जाते थे। ये सभी समाचार यूरोपियनों के लिए प्रकाशित किए जाते थे। पहले भारतीय समाचार पत्र का प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने शुरू किया। उन्होंने 1816 में बंगला में बंगाल गजट निकाला। उसके शीघ्र बाद राजा राम मोहन द्वारा इस क्षेत्र में आए, जिनके विचारों ने भट्टाचार्य जी सहित बहुत से अन्य लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने अपने फारसी और अंग्रेजी प्रकाशनों का उपयोग सामाजिक परिवर्तन संबंधी अपने विचारों के प्रसार, सती प्रथा जैसी बुराइयों के विरुद्ध प्रचार, सरकार की आलोचना और बंगाल के लोगों में पश्चिम की संस्कृति और राजनीतिक विचारों के प्रसार के लिए किया। तब तक आधुनिक भारतीय पत्रकारिता इस क्षेत्र में आ चुकी थी, और यद्यपि 1857 के विद्रोह से समाचार पत्रों के विकास को अस्थायी धक्का लगा, इसका रास्ता साफ हो चुका था।
विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार ने प्रेस के खिलाफ कड़े कानून बनाए। इन कानूनों की आलोचना कई अंग्रेजों ने की। उनका विचार था कि प्रेस की आज़ादी में सरकार की सुरक्षा भी होती है और जानकारी भी प्राप्त होती है। सेंसर संबंधी बड़े कानूनों के बावजूद दादा भाई नौरोजी के राष्ट्रगुफ्तार और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बंगाली में सामयिक बुराइयों के संबंध में अपने विचारों का प्रकाशन जारी रखा। ऐसे में समाचार पत्रों में एक साप्ताहिक यंग इंडिया भी था, जिसका प्रकाशन 1919 में शुरू हुआ। इसके संपादक मोहनदास करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी को सिर्फ एक वकील होने से संतोष नहीं हुआ। एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वे प्रेम की शक्ति को भली भांति समझते थे और उन्होंने 1922 में जेल की सजा होने तक अपने विचारों के प्रचार के लिए सैकड़ों लेख लिखे। उन्होंने पत्रकारों को सलाह दी कि यदि उनके प्रेस सरकार द्वारा बंद भी कर दिए जाएं, तब भी वे निरुत्साहित ना हों और ऐसी स्थिति में अपने लेखों की हाथ से लिखी प्रतियां तैयार करें। प्रेस को किसी न किसी तरह लोगों को अन्यायों के बारे में जानकारी देना और उन्हें स्वशासन के लिए तैयार करना था। प्रेस को विदेशी शासन के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले एक अन्य व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मराठी में केसरी और मरहट्ठा निकाला। केसरी का प्रकाशन 1821 में शुरू हुआ और इसका विशेष उद्देश्य सामान्य लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना था। तिलक ने शिशिर कुमार घोष को अपना गुरु माना और उन्हीं की शैली में विदेशी शासन पर आक्रमण किया। राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाले इन समाचार पत्रों के अलावा कुछ अन्य समाचार पत्र भी थे, जिनका प्रकाशन 19वीं सदी के मध्य या अंत में शुरू हुआ। इनमें से कुछ समाचार पत्र अभी तक चल रहे हैं और इन्होंने अपनी स्थिति और मजबूत बनाकर समाचार पत्रों की श्रृंखला कायम कर ली है। आप जानते हैं यह समाचार पत्र कौन कौन से हैं, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि इनका प्रकाशन किस तरह शुरू हुआ। इनमें से एक है हिंदू, जिसका प्रकाशन मद्रास में 100 वर्ष से भी पहले 1878 में शुरू हुआ। जिन लोगों ने इस पत्र का प्रकाशन और संपादन किया, वे मात्र विचारक ही न होकर बहुत साहसी भी थे। इन लोगों में कुछ अंग्रेज भी थे और उन्होंने भी प्रेस की आज़ादी और भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने में इस पत्र का उपयोग किया। इस संबंध में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। सन 1868 में शिशिर कुमार घोष और उनके 8 भाइयों ने कलकत्ते में 32 रुपये में एक छपाई करने वाला प्रेस खरीदा और उसे अपने गांव अमृत बाजार में लगाया। अमृत बाजार अब बांग्लादेश के जेसोर में है। यह पत्र जिस बात को भी भारत के लोगों के प्रति अन्याय मानता था, उसकी आलोचना कड़े शब्दों से करता था। इसलिए शीघ्र ही इस पर आफत आ गई और प्रेस को बंद करना पड़ा। 1869 में इसमें अंग्रेजी में भी कालम प्रकाशित होने शुरू हुए और जब भारतीय भाषाओं के पत्रों के खिलाफ एंग्लो वर्नाकुलर प्रेस कानून पास किया जा रहे थे, तब रातों रात इसका अंग्रेजी में प्रकाशन शुरू कर दिया और इस तरह यह पत्र प्रेस सेंसर से बच गया। बॉम्बे टाइम्स उन 4 पत्रों में से था जिनको मिलाकर बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके संपादक रॉबर्ट नाइट थे। सन 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन शुरू हुआ और थॉमस बेनेट इसके संपादक बने। बेनेट ने रॉबर्ट नाइट की परंपरा को जारी रखा। इसके संपादन बहुत स्वतंत्र विचारों के लोग होते थे और शीघ्र ही इसकी नींव बहुत मजबूत हो गई। इसके शुरू के दिनों में भी
इसके समाचार सेवा बहुत व्यापक थी और जिसमें विभिन्न प्रकार के विचारों को स्थान मिलता था। यद्यपि बॉम्बे क्रॉनिकल के विकट संपादक बेंजामिन गाई हॉर्निमम में टाइम्स ऑफ इंडिया को बोरीबंदर की बूढ़ी स्त्री की संज्ञा दी। वे प्रतियोगिता में इससे आगे टिक नहीं सके। नेशनल हेराल्ड इन पत्रों में जितना पुराना तो नहीं है, लेकिन इसका कुछ ऐतिहासिक महत्व है। यह सन 1838 में शुरू हुआ था और जवाहरलाल नेहरू इसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे। यह उन दिनों में दलील पत्रों में से है जो इतने लंबे समय से अभी तक चल रहे हैं। इन दिनों अनेक साहसी और प्रतिभाशाली लोग पत्रकारिता की ओर खींचे। बेंजामिन गाई हॉर्निमम भारत की आज़ादी के समर्थक थे। सन 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में जब वे शामिल हुए तब नंगे पांव थे और धोती पहने हुए थे। उन्होंने विलिंगडन का स्मारक बनाने जाने के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया। सन 1918 के दौरान अब इन्फ्लुएंजा की महामारी फैली, तब उन्होंने घर घर जाकर लोगों की सहायता की। उन्होंने रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया और जब उन्होंने सन 1919 में अमृतसर के हत्याकांड की आलोचना की तब उन्हें बीमारी की हालत में घसीट कर ले जाया गया और इंग्लैंड भेज दिया गया। सन 1921 में वह बगैर अनुमति प्राप्त किए भारत लौट आए। इन्हीं लोगों में रुडयार्ड किपलिंग भी थे। वह लाहौर में सिविल एंड मिलिट्री गजट की संपादकीय विभाग में थे, जहां इनका समय सरकारी रिपोर्ट के प्रूफ देखने में बीतता था। स्वभावतः इन्होंने सरकार पर व्यंग कसना शुरू किया। इनकी कविताएं जो बाद में डिपार्टमेंटल डिजिट के रूप में प्रकाशित हुईं, सबसे पहले सिविल एंड मिलिट्री गजट में निकली। इन्होंने जो व्यंग लिखे वे इनके वरिष्ठ सहयोगियों को पसंद नहीं आए, इसलिए इनका तबादला इलाहाबाद से पायनियर में कर दिया गया। वहां जाकर इन्होंने हल्की फुल्की कविताएं और व्यंग लिखना जारी रखा, लेकिन किपलिंग को अखबारों में बहुत प्रशंसा नहीं मिली। बाद में पायनियर में वही संस्करण अमेरिका में कई $100 में बिके। कहा जाता है कि सिविल और मिलिट्री गजट ने उनकी याद में अभी भी एक कमरा सुरक्षित कर रखा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि भारत में अखबार शुरू से ही भारत की आज़ादी की उत्तेजक लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते रहे हैं। निसंदेह इनमें अधिकांश अखबारों का प्रकाशन और संपादन करने वाले लोग भारतीय थे, लेकिन इनमें से कुछ अंग्रेज भी थे। आपको इनमें से कुछ प्रसिद्ध अखबारों के नाम जानने चाहिए: केसरी, मरहट्टा, इंडियन रिव्यू, बॉम्बे क्रॉनिकल, लिबर्टी, फॉरवर्ड एडवांस, सर्वेंट ऑफ इंडिया, जस्टिस, बंगाली, वंदे मातरम, अल हिलाल, स्वराज, हितवाद। इनमें से कुछ अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अधिकांश बंद हो चुके हैं। सदियों से दुनिया भर के समाचार पत्रों के इतिहास से पता चलता है कि कोई भी सरकार चाहे कितनी भी जुर्म करे, वह लोगों को अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने की इच्छा को दबा नहीं सकती। समाचार पत्र विचारों को जीवित रखने और लोगों की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा को अभिव्यक्त करने का काम बहुत अच्छी तरह करते हैं। आज जितने समाचार पत्र निकलते हैं उतने ही बंद भी होते हैं। भारत में बहुत सारे समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, लेकिन सुनने में तो संख्या बड़ी लगती है। वह वास्तव में भ्रमात्मक है। दैनिक पत्रों का ही उदाहरण लें, उनकी कुल प्रचार संख्या 90 लाख है। तब यह है कि जबकि इस देश की आबादी इतनी बड़ी है और साक्षरों की संख्या
भी 25 से 30 करोड़ है। इसको देखते हुए ये संख्या बहुत कम है। आज इतना ही।